तो चलो जी, गुड इवनिंग वंस अगेन। हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म का, और आइसोमेरिज्म के अंदर भी हम लोग जो है वो बेसिकली अपना टॉपिक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन मेरे साथ में लिख लो, टू और मोर, ये साथ साथ लिख लो, टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula, but different chemical and physical properties are called isomers। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन बेसिकली कि अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा कंपाउंड ऐसे हैं कि जिसके अंदर बेसिकली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, पर उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रिएक्ट करने की टेंडेंसी अलग अलग है, एक आइटम अलग तरीके से रिएक्ट करेगी तो सेम ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब उतने ही कार्बन उतने ही हाइड्रोजन दूसरी तरीके से रिएक्ट करेंगे, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट हो गया, आप लोगों की सॉल्युबिलिटी हो गई, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एक का अलग है और एक का अलग है, जबकि फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जितने कार्बन है, जितने हाइड्रोजन है, जितने ऑक्सीजन एक में है उतने ही दूसरे में है, बट दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो बढ़िया तरीके से अलग है। तो ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो आइसोमेरिज्म के अंदर स्टडी करेंगे, और सबसे पहले हम लोगों को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को स्टडी करना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर आपकी फर्दर कुछ क्लासिफिकेशन है, तो एक एक करके उन क्लासिफिकेशन को हम लोग खत्म करते जाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल, इसके अंदर क्या रहेगा कि आपके पास जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट किसी ना किसी वजह से उसका स्ट्रक्चर अलग हो जाएगा, वो सारे के सारे हम किसके अंदर पढ़ेंगे, वो सारे के सारे हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर सबसे पहला सब टॉपिक चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म, देखो मैं आपको डेफिनेशन जो है वो भेज दूंगा, समझाता मैं जा रहा हूं, किताब में जो है वो लंबी लंबी डेफिनेशन लिखी हुई है, पर हम मतलब जो है उसको समझते जा रहे हैं, और उसकी डेफिनेशन कभी भी आपको लिखने को आती नहीं है, ठीक है। तो मेरे को बता देना कहीं भी कोई भी बात अगर आपकी रह जाएगी, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म के अंदर क्या है, मान लो मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ये बता दो। IUPAC अब आप कर चुके हो, बताओ इसको क्या बोलते हैं, इंटरेक्शन रखना साथ साथ। ब्यूटेन। ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन बिल्कुल सही। गरिमा क्या कह रहे हो बेटा आप, एक सेकेंड, गरिमा हमको कह रही हैं कि बेटा डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज है डेफिनेशन के अंदर, और हमने डाल दिया है, ये आपने मुझसे पहले पूछा था, अभी पूछा है, अच्छा ठीक है, अरे भाई 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 भाई, ठीक है, बट डिफरेंट यहाँ पे जो था वो बोल दिया है और लिखा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है, गरिमा ने हमको ठीक कर दिया कि सर आपने बोल तो दिया पर लिखा क्यों नहीं। हम गरिमा की बात मान चुके हैं, ठीक है भाई, गरिमा थैंक यू सो मच। अब आगे बढ़ते हैं, देखो चेन आइसोमेरिज्म के अंदर हमको बताया दृष्टि ने कि ये जो है वो एन ब्यूटेन है, ये क्या है, एन ब्यूटेन है, ठीक है। एन लगाते हैं हम थोड़ा सा लॉन्ग चेन के आगे, ठीक है। अगर कभी आपको ये जो एन लिखा मिल जाए आगे तो घबरा मत जाना कि ये क्या चीज है, वैसे हमने इसको ब्यूटेन पढ़ा है, अगर कभी एन ब्यूटेन भी लिखा हो इसका मतलब है ये सीधी चेन में जुड़ा है। एन तब लगेगा जब कोई चीज सीधी चेन में जुड़ी होगी, आड़ी टेढ़ी जो है वो नहीं होगी। इसका आइसोमर मैं आपके सामने बना देता हूं और आप बताना इसका क्या नाम होगा, इसका नाम बता दो आप लोग क्या है, इसका नाम बता दो क्या है, बताओ। 2 मिथाइल प्रोपेन। बिल्कुल सही बात है, 2 मिथाइल
प्रोपेन, इतना तो अब सबको आता है ना। देखो IUPAC इसीलिए करी थी आपने कि आप मुझे नाम साथ साथ जो है वो बताते रहेंगे। अब देखो इसके अंदर जितने कार्बन हाइड्रोजन हैं उतने ही सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इसके अंदर हैं, बट कैसे दोनों का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग हो चुका है। ठीक है, एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पे केवल और केवल हमने कार्बन की चेन के साथ ही खेलना है चेन आइसोमेरिज्म के अंदर। पॉइंट टू बी नोटेड है ये, अगर आपको कहीं नोट करना है तो आप कर लो। हम केवल और केवल कार्बन की चेन ही जो है कार्बन के साथ ही हम खेल के उसकी चेन छोटी बड़ी करके उसका आइसोमर बना सकते हैं। ठीक है, अब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अलग देखने को इन फ्यूचर जो है वो मिल जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए आपने चेन आइसोमेरिज्म में एक ही बात करी है कि अगर मेरे को आइसोमर बनाना है तो मैं किसी भी कार्बन को दूसरे कार्बन के ऊपर अगर रख दूं या तो इस तरीके से मेरे पास एक आइसोमर तैयार हो जाएगा। और इस बेसिक सी सिंपल सी आइसोमेरिज्म का नाम है चेन आइसोमेरिज्म। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं? पहले ये बताओ। यस सर। सबको समझ में आ रही है? शिवम समझ में आ रहा है? शौर्य समझ में आ रहा है? बोलो यार। बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा रूल है। ठीक है, ये ऊपर एक बात लिखी है उसको नीचे परफॉर्म करते जाना है बस अलग अलग मेथड से। ठीक है, सबसे पहली आइसोमेरिज्म आपने कौन सी कर ली? आपने चेन आइसोमेरिज्म कर ली। अब हम दूसरी आइसोमेरिज्म पे जा रहे हैं। दूसरी आइसोमेरिज्म का नाम है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है, कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए या कोई डबल बॉन्ड आ जाए या कोई ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, अगर आप इनकी पोजीशन चेंज कर रहे हो तो दैट आइसोमेरिज्म विल बी कॉल्ड पोजीशन आइसोमेरिज्म। सर इसका तो एग्जांपल आपको देना ही पड़ेगा। आप मुझे इसका नाम बताओ कि इसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम बताओ क्या है? ब्यूटीन। टूइन। अगर मुझे इसका पोजीशन आइसोमर बनाना है तो मैं कहता हूं इसमें कार्बन हाइड्रोजन तो उतने ही होने चाहिए जितने अभी दिख रहे हैं, पर इसके अंदर डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो ये इसका आइसोमर बन जाएगा। आपने क्या किया? ये बना दिया। तो आपने कहा कि सर ये तो हमने ब्यूटीन तैयार कर दिया या ब्यूट1इन तैयार कर दिया, तो ब्यूटीन और ब्यूट2इन आपस में कौन से टाइप के आइसोमर्स हैं? तो आपने आंसर देना है कि ये जो है वो पोजीशन आइसोमर्स हैं फिलहाल। ठीक है, ब्रॉड कैटेगरी में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, पर अगर फर्दर सब हेडिंग कोई पूछे तो आपने कहना है कि ये पोजीशन आइसोमर्स है। मतलब आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए और 4 ऑप्शन बना दिए जाए कि चेन आइसोमर है, पोजीशन है, फंक्शनल है, या आगे जो भी आपके लिए आएंगे तो आपने उसमें से पोजीशन आइसोमरिज्म टिक करनी है। ठीक है सर, फिर आपने डबल बॉन्ड तो पोजीशन चेंज करके बता दी है। ठीक है, अब हमने एक साइड कर दिया है, क्या सर हम दूसरी साइड भी डबल बॉन्ड को कर सकते थे? क्या हम ये करके भी आइसोमर बना सकते हैं? ठीक है, तो ये भी इसका आइसोमर तो है, पर आप देखो ये काउंटिंग में काउंट नहीं होगा क्योंकि इसका नाम भी ब्यूटीन है और इसका नाम भी ब्यूटीन है। जब आपका नाम जो है वो अलग हो जाए, ठीक है ना, जब आपकी नेमिंग अलग आ जाए तब समझना कि वो एक आइसोमर हम लोग काउंट जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने दूसरी साइड डबल बॉन्ड खिसका के बोला कि नहीं नहीं मैंने तो 2 और बनाने हैं, तो वो 2 में एक जो है वो काउंट नहीं करना है क्योंकि उसका जो नाम है वो बिल्कुल सेम है। क्या आपको ये बात क्लियर होगी कि जब तक आपका नाम अलग नहीं हो जाता तब तक फिर आपने अलग आइसोमर नहीं बनाया, तब तक वो सेम ही चीज है बिल्कुल। ठीक है, जब आइटम ही आइडेंटिकल हो जाएगी उसको आइसोमर नहीं बोलेंगे। ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है, दिमाग में जा रही है? तोशान बोल मेरे भाई। यस सर। ठीक है, ठीक है, देखो इसके बाद देखो सर फंक्शनल बताओ। फंक्शनल के अंदर आपने क्या करना है? वैसे एक बात बता रहा हूँ, ये जो भी मैं आज आपको टॉपिक करा रहा हूँ ना ये आपको मिला करके ही आता है, इंडिविजुअल पूछने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, बट फिर भी हम सबको अलग अलग से पढ़ेंगे क्योंकि हम पहली बार में पढ़ रहे हैं, राइट। तो आपको अब जो ये स्क्रीन पर एग्जाम्पल दिख रहा है, आप मुझे सबसे पहले इसका नाम बताओ। मैं इसका नाम बता दें, ये जो पहले वाला है क्या नाम है इसका? प्रोपेन 1 ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 2 तो आपको नाम आएंगे खाली, आप ये मत सोचना कि आपको ये बना के देगा पूरा या ये बना के देगा। आपको वो कहेगा प्रोपेन 1 एंड प्रोपेन 2 ये आपस में कौन से आइसोमर्स हैं, तो आपने कहना है कि केवल
कार्बन की चेन तो सीधी है, उसमें तो कोई बदलाव किया नहीं है, आपने केवल फंक्शनल ग्रुप जो है वो फर्स्ट पोजीशन से उठा करके सेकंड पोजीशन पे जो है वो लगा दिया है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये कौन से आइसोमर्स परफेक्ट कैटेगरी में गिरेगा, ये पोजीशन आइसोमरिज्म की कैटेगरी में गिरेगा। अरे भाई, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बहुत ही आसान आसान थे दो, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा जो है वो आपका दिमाग लगेगा, और तीसरा जो है हम पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। हम पढ़ेंगे बेटा जी फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट हो जाना चाहिए। एग्जाम्पल दो फिर बताओ। देखो, अगर मैंने आपको बोला मेरे पास मान लो इथेनॉल है, ठीक है, इसका क्या नाम है बेटा? इथेन वनॉल या इथेनॉल आप इसको कह सकते हो, ठीक है। और आपको इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाना है, तो सर आपको पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप ही चेंज करना है। मैंने कहा यार फंक्शनल ग्रुप ऐसा ढूंढो जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो और जिसमें ऑक्सीजन भी आता हो। तो मेरे एक ही दिमाग में फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, वो है ईथर। ईथर याद है आपको? इसका नाम बता सकते हो क्या था? तो बोलो यार। मिथॉक्सी मीथेन। अरे मैंने आपको इसका नाम नहीं करवाया, इसको मिथॉक्सी बना दो, उसको मीथेन बना दो, बोलो ना यार। ओए बोलो भाई। यस। अब देखो ये इसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल बराबर है, सिंगल के सिंगल ही बॉन्ड होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि यूं नहीं है कि आपने डबल बॉन्ड बना दिया बीच में, ये कर दिया है वो कर दिया। जितने इधर हैं उतने ही उधर है, एग्जैक्टली सेम। फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल अलग हो जाता है। इसको आप लोग कहते थे ईथर, ROR ग्रुप को ईथर कहते थे और OH ग्रुप को एल्कोहल कहते थे। तो एक तरफ ईथर है और एक तरफ एल्कोहल है, तो ये आपस में कौन सी आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में लाई करेंगे? तो आपका आंसर होना चाहिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में लाई करेंगे। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आप मुझे बताओ, मैंने ले लिया फंक्शनल ग्रुप एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नाम फंक्शनल ग्रुप का, इसका नाम जो है मैं नाम ही लिख देता हूं प्रॉपर पूरा का पूरा। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथ एन वन ओइक एसिड, यानी कि इथेनोइक एसिड। आप मुझे ये बता सकते हो कि इस फंक्शनल ग्रुप का अगर मुझे आइसोमर बनाना हो, और वो भी फंक्शनल आइसोमर बनाना हो, यानी कि फंक्शनल ग्रुप चेंज करना हो पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन उतने ही रहने चाहिए, तो वो कौन सा फंक्शनल होगा? तो वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, बता सकते हो? फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए पूरा, एसिड का कौन सा बदलेगा ये बताओ। एल्कोहल से ईथर जैसे बन रहा था, एसिड से क्या बन सकता है? मतलब आपका कुछ दिमाग चल रहा है? क्या बन सकता है बेटा फंक्शनल ग्रुप? एस्टर बन सकता है, बिल्कुल। किसने बताया ये एस्टर? मयंक ने। मयंक बिल्कुल सही बात है मयंक की। देखो मयंक कहता है एस्टर बनेगा। अब कोई पूछे मयंक से कि कैसे बनेगा, तो मयंक भाई कहेंगे सर देखो आपने कुछ नहीं करना, आपने जो H लगाया था इसको एक बार इधर लगा दो और CH3 जो लगाया था इधर लगा दो। तो अगर आपको याद हो कि हम इसका नाम मिथाइल मीथेन OH के नाम से करेंगे। अरे बोलो ना यार, एल्काइल डैश 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 OH, ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्डेड कार्बन मिथाइल और बचे हुए कार्बन का OH। ओए बोलो ना यार, तो ये एस्टर नहीं बन गया? ओए ये एस्टर है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म एक और बार रिपीट कर देंगे? ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर बेटा क्या करना है कि हमको अगर किसी भी कंपाउंड का फंक्शनल आइसोमर बनाना है तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, पर उसका जो आपको फंक्शनल ग्रुप है वो पूरा का पूरा बदल देना है। फंक्शनल ग्रुप बदलने से उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ही बदल गई हैं, सारी की सारी प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी उसकी। समझ में आ रही है? तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आशिता बताइए मुझे, ठीक है, ये तेरे से ही पूछना है मैंने। मुझे ये बता दे आशिता कि ये फंक्शनल ग्रुप है कौन सा, बता। अभी जल्दी बताना है। एल्डिहाइड।
वाह, बहुत ही कीटोन। बेकार कीटोन। बेटा, इसीलिए आईयूपीएसी तुमको इतने दिन करवाई थी कि तुमसे जब मैं पूछूं तो तुम गलत बताओ, है ना। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये बेटा कीटोन है। देखो ऐसा है ना कि ऐसे तो नहीं हो सकता है कि ऑर्गेनिक आपको समझ में आ जाएगी। ये तो सीधी बात है कि अगर आप कीटोन भी नहीं पहचान पा रहे हो तो हो जाएगा, डेड हो जाएगा मामला बहुत जल्दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है ना। तो एक तो ये कि पुरानी क्लास रिवाइज करके आना, ठीक है, फिर ही मैं कोई बात समझाऊंगा। अब देखो ध्यान से, ये कीटोन है। सबसे पहली बात, आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि सर ऐसा है कि डबल बॉन्ड ओ जहां पे होता है कार्बन के साथ, वो इसका जो है वो फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। तो आपको याद आया कि एल्डिहाइड जो है उसमें भी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ होता है, बट एच जो होता है वो साइड में होता है। तो आपने देखा कि हमने एक तरफ कीटोन बनाया था और एक तरफ हमने एल्डिहाइड बना दिया, और दोनों के अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन बिल्कुल ही सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बोलो यार। और यस सर। एग्जांपल देने की जरूरत तो नहीं है, ये क्लियर हो गया है आपको। चलो एक और देते हैं, बेंजीन वाला एग्जांपल देते हैं। मान लो आप मुझे इसका नाम बताओ सबसे पहले, तो ना मैं साथ साथ जरा पूछ लूं तुमसे। मुझे इसका आईयूपीएसी नेम चाहिए इसका। अच्छा ये CH2 होगा, ठीक है। कॉमन नेम भी बता सकते हो अगर तुम्हारा मन हो तो। आईयूपीएसी बताना है तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉमन नेम भी बता सकते हो, कोई भी एक सर नाम बताओ। फिनाइल मिथेनॉल। फिनाइल मिथेनॉल इज द राइट आंसर, ठीक है। दिस इज आईयूपीएसी नेम। नाउ व्हाट अबाउट कॉमन नेम? कॉमन नेम बताओ कोई। ओए होए होए होए, ओए होए 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 होए, बेटा ये ग्रुप को बेंजाइल कहा था मैंने, बोला था याद रखना। बेंजाइल अल्कोहल कॉमन नेम है इसका। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? बेंजाइल ग्रुप, बेंजाइल अल्कोहल है ये, यस सर। ठीक है। तो ये क्या है बेटा जी? बेंजाइल अल्कोहल, ठीक है। इसका आपको आइसोमर बनाना है, तो आप इसका आइसोमर जो है वो ये बना सकते हो, ठीक है। इसमें कार्बन हाइड्रोजन सब बराबर हैं, आप देख लो। अब मुझे इसका एक आप नाम बताओ कि आप इसको क्या नाम दोगे, और ये फंक्शनल ग्रुप है कौन सा? ये तो चलो अल्कोहल था, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है बोलो? सर ईथर। ईथर है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? ईथर है। तरनप्रीत इसका आपको कॉमन नेम याद है? बेंजीन पे OCH3 हमने किया है ये, बोलो बोलो बेटा, बोलना तो पड़ेगा। एनिसोल, एग्जैक्टली। इसका नाम क्या है बेटा जी? एनिसोल। तरनप्रीत थोड़ा बहुत मालूम है तो प्लीज बताया करना, हौसला मिलेगा बाकियों को भी, ठीक है। जो थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, जिसको आता हो बता दिया करो यार, शर्माया मत करो, ठीक है। इसका कॉमन नेम है एनिसोल। अगर इसका आईयूपीएसी नेम कोई बोले तो इसको मिथॉक्सी कह देना, और पूरे वाले को बेंजीन कह देना। मिथॉक्सी बेंजीन आईयूपीएसी नेम है, एनिसोल भी हम आईयूपीएसी नेम की तौर पर ही यूज कर लेते हैं और कॉमन नेम के तौर पर भी यूज कर लेते हैं। तो ये एनिसोल और ये बेंजाइल अल्कोहल ये आपस में कौन सी आइसोमेरिज्म शेयर करते हैं? ये आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म शेयर करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो बोलो यार, समझ में आ रही है बात? यस सर। ठीक है ठीक है यस ठीक है। सर। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपको, चलो मुझे लगता है एक बात शायद रह गई थी बतानी, तो वो मैं जो है आज थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास ये है, इसका नाम बता दो, इसका आईयूपीएसी नेम बता दो, और भव्य बताएगा इसका आईयूपीएसी नेम। भव्य महाराज जरा इस पे रोशनी डालें, क्या नाम है इसका? प्रोपेनमाइन। प्रोपेनमीन, ठीक है। ये प्रोपेनमीन है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, ये मैंने आपको क्लास में करवाया है, ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम कोई बता सकता है मुझे आईयूपीएसी? कोई भी, एनी वन? एन मिथाइल इथेनमीन। एन मिथाइल, पीछे 2 कार्बन बच गए,
इथेन अमीन, एन मिथाइल इथेन अमीन इसका नाम है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, इसका नाम अगर मैं पूछूं आपसे कि इसका नाम बता दो मुझे, तो इसका नाम क्या होगा? N, डाइमिथाइल मीथेन अमीन। क्या ये नाम क्लियर है आप सबको? पहले ये बताओ, ये मैंने क्लास में करवा रखे हैं आपको, नाम क्लियर है आप सभी यस को? सर। अब एक बात Yes, तो sir. ये कि ये जो है वो आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कैसे बोलोगे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं? ये तो सारे के सारे अमीन ही हैं, फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, आप ये कह सकते हैं मुझे कि यहाँ पे तो फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, हाउ कम ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म का पार्ट है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ना हम इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को थोड़ा सा एक डिस्टिंग्विश कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डिग्री, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैंने NH2 लिखा है, यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड हैं इन तीनों में, और एक जो है वो लोन पेयर है, लोन पेयर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आप प्रोपेन अमीन देखो, चाहे एन मिथाइल इथेन अमीन देखो, चाहे डाइमिथाइल मिथेन अमीन देखो, NN, मतलब समझ रहे हो ना? तो पहला स्ट्रक्चर देख लो, दूसरा देख लो, या तीसरा देख लो, तीनों के अंदर नाइट्रोजन के 3 ही बॉन्ड हैं। अब आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, अगर नाइट्रोजन के एक साइड में कार्बन है तो उसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, अगर नाइट्रोजन के दोनों साइड पे कार्बन है तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री अमीन, अगर नाइट्रोजन के तीनों साइड पे कार्बन है तो उसको बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। तो हमने इस फंक्शनल ग्रुप को किस बेसिस पर जो है वो अलग अलग बताया कि एक था 1 डिग्री अमीन, एक था 2 डिग्री अमीन, और एक था 3 डिग्री अमीन। तो आपको नाइट्रोजन की जो डिग्री है, अमीन अमीन के अंदर जो डिग्री का कंसेप्ट है ये भी पता होना चाहिए, और ये डिग्री का कंसेप्ट न जाने कितनी जगह पे और आपका इन फ्यूचर आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल आपको डिग्री ये पहली बार दिख रही है, अगर मैं आपको क्लास में बताना पहले रह गया था तो अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है। क्या आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म समझ में आ रही है? बोलो यार। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट अब हम जो है वो आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है, ठीक है। तो इसको जो है वो यहीं पे खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बाद अपने पास आता है मेटामेरिज्म। अपने पास एक टॉपिक आता है, उसको हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का सीधा एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं। मेटामेरिज्म के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप होंगे जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो है ईथर के अंदर, वो ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे भी सिंगल बॉन्ड होता है और राइट साइड पे भी सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे NH कई बार आ जाता है आपको, N के साथ मान लो H आ गया, जैसे ज्यादा डिग्री का जो अमीन बनाया वो N के साथ जो है वो H आ गया, और दोनों साइड पे ये जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, मतलब लेफ्ट साइड भी कार्बन होगा और राइट साइड भी कार्बन होगा, और इस तरीके से जो है वो इस पे NH होता है ना। अब जैसे कीटोन है, कीटोन में C डबल बॉन्ड O आता है, तो कार्बन के लेफ्ट साइड पे भी कार्बन है और कार्बन के राइट साइड पे भी कार्बन है। तो जो इस तरीके के ग्रुप है वो मेटामेरिज्म में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। मेटामेरिज्म में किस टाइप की आइसोमेरिज्म होगी? आपको सिंपल मैं बता रहा हूँ कि कार्बन के नंबर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे अलग अलग कर देना, ऐसी आइसोमेरिज्म को मेटामेरिज्म कहते हैं। जैसे इसका अगर मुझे इसका नाम क्या है, इसका नाम कोई मुझे बता सकता है? इथोक्सी इथेन। इसका नाम अगर लिखना हो तो इथोक्सी इथेन है, और इसका आइसोमर अगर मुझे बनाना हो तो मैं मिथोक्सी प्रोपेन इसका आइसोमर जो है वो बना सकता हूँ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पहले ये बताओ। इसका नाम है इथोक्सी इथेन पहले वाले का, और दूसरे वाले का नाम है मिथोक्सी प्रोपेन। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? देखो नाम जो है वो अलग अलग हो गए हैं और फंक्शनल ग्रुप सेम ही है, बट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? सिंगल बॉन्डेड, लेफ्ट साइड राइट साइड कार्बन से बॉन्डेड। इसके नंबर अलग हो रहे हैं। किसके नंबर? कार्बन के नंबर अलग हो रहे हैं। एक बार तो दो दो बटे हुए थे, एक बार एक है और एक बार 3 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो ना यार। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो आपको ये कहानी याद रखनी है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूं 2 डिग्री अमीन का, इसी में एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2 डिग्री अमीन का। ये लो, ये 2 डिग्री अमीन है। मैंने आपको अब 2 डिग्री वाली कहानी समझा दी है मैंने आप लोगों को, है ना, कि नाइट्रोजन के अगर दोनों साइड पे कार्बन हो तो वो 2 डिग्री अमीन है। और इसी तरीके से अगर मैं
ये बना दो, ये भी 2 डिग्री अमीन है बट इसका नाम और उसके नाम में फर्क आ जाएगा। इसका नाम पहले वाले का होगा एन इथाइल इथेन अमीन, दूसरे का नाम होगा एन मिथाइल प्रोपेन अमीन। अगर आपको नाम लिखने हैं तो आप लिख लो। इसी तरीके से आप लोग इसके अंदर कीटोन भी बना सकते हो, इसी तरीके से आप लोग कीटोन भी इसके अंदर डाल सकते हो। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? पहले ये बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये थे मेटामेरिज्म के एग्जांपल। मैं ना आपको इसके बाद एक पीडीएफ बना के भेजूंगा जिसके अंदर इन सब की डेफिनेशन भी है और दो चार एग्जांपल और भी हैं। ठीक है ना? तो मेटामेरिज्म की डेफिनेशन जो है वहां से कॉपी कर लेना। बता तो मैंने आपको सारी बात दी है, वही अंग्रेजी में बस लिखी हुई है, तो उस पर हम लोग टाइम नहीं लगा रहे हैं। तो इसके बाद जो पीडीएफ आएगी आपके पास में ग्रुप पे, उसके आप लोग नोट्स बना लेना, बस दैट्स इट। लिख के रख लेना। क्या होता है कि कई बार भूल जाते हैं कि सर ने क्या कहा था, तो लिखी हुई बात होगी तो बेटर रहेगा। ठीक है ना? पर मैं बढ़ रहा हूँ यहाँ से आगे। अब यहाँ से जो है वो आप अपना बिल्कुल ही तरीके से बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक शुरू हो रहा है इसमें 12th तक बच्चों को जो है वो डाउट रह जाता है, और जबकि ये कवर हो जाना चाहिए आपका 11th क्लास में, और 12th तक एंड तक ये चीज काम आने वाली है, ये आइसोमेरिज्म। ठीक है, टॉटोमेरिज्म नाम है इसका, टॉटोमेरिज्म। ठीक है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म है, स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है एक तरीके से। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में जो पढ़ा था उसका स्पेशल काइंड है, बस लगभग लगभग वैसे ही हो रहा होगा। ठीक है, एक पॉइंट लिखवा देता हूं, ये आप कॉपी कर लो। इन विच द आइसोमर्स एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है? हमने तो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। क्या करें, ये बोर्ड वाले जो है ना, इन्होंने जो है ना सिस्टम हिला रखा है, बाद का चैप्टर पहले दे दिया है, तो आपको शायद हो सकता है इक्विलिब्रियम का मतलब ना समझ में आए, बट मैं फिर भी थोड़ी बहुत कोशिश कर लूंगा। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही है इक्विलिब्रियम, पूरी कहानी है इस पे। तो ये छोटा सा वर्ड नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ये मुश्किल भी चैप्टर है, ये न्यूमेरिकल स्टफ रहते हैं इसके अंदर। ठीक, तो देखो ध्यान से, स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है इन विच द आइसोमर्स एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये लाइन आप लोग जो है वो कॉपी कर लो। दूसरा पॉइंट भी कॉपी कर लेना इसके अंदर, इट अराइजेस ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इट अराइजेस ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, इसके अंदर दो बातें और कॉपी कर लो, फिर एक ही साथ में आपको समझाऊंगा। इसेंशियल कंडीशंस, इसकी कुछ कंडीशंस हैं कि ये होगा तभी टॉटोमेरिज्म लगेगी, वरना तो नहीं लगेगी। ठीक है, पहली कंडीशन है द कंपाउंड मस्ट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। दैट इज, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है। ठीक है, बॉन्डेड बाय, ये भी बड़ी जरूरी बात है, ए डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड, अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड। जैसे कि कार्बन डबल बॉन्ड O आपको दिखता है, ठीक है, जैसे कि C ट्रिपल बॉन्ड N आपको दिखता है, ठीक है, जैसे कि C डबल बॉन्ड NH कभी आप लोगों को दिख जाता है, एटसेट्रा। मतलब ध्यान रखना बातों का। कंडीशंस के अंदर बोलता है कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, पर उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ भी कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड जरूर होना चाहिए, तब जाके आपका टॉटोमेरिज्म काम कर सकती है, वरना तो आपकी वो काम नहीं करेगी। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन, द कंपाउंड मस्ट हैव एसिडिक हाइड्रोजन। The compound must have acidic hydrogen, या at least the compound must have at least one acidic
अल्फा हाइड्रोजन। व्हाट डू यू मीन बाय वन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन? ये तो आपको मैं एग्जांपल दूंगा तो भी आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब देते हैं इसके एग्जांपल, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन तो आपको कंडीशन भी देख लो और ऊपर वाली बातें भी पढ़ लो, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको दिखेगा, दो जो भी फॉर्म होंगी आइसोमर्स आपस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। कंडीशंस में बोला कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साथ में होना चाहिए कार्बन के। उसके बाद वो कहता है कि कोई ना कोई अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो सबसे पहले एक एक करके सारी बातें आपके सामने रखते हैं विद एन एग्जांपल। देखो सबसे पहले मैं बना रहा हूं कीटोफॉर्म। कीटोफॉर्म से आप थोड़ा सा कीटोन ग्रुप की तरफ जाते हो, बट मैं आपको कह रहा हूं अभी आप लोग क्या करना, चलो कीटोन ही बना देते हैं, है ना, कीटोफॉर्म ही बना देते हैं हम लोग। ये कीटोन बना दिया, ये होगी आपकी कीटोफॉर्म, ठीक है। इक्विलिब्रियम का जो साइन है वो इस तरीके से बनाते हैं। ये साइन आप लोग बड़े ध्यान से देख लो, लोग कभी इसको ऐसे बना देंगे कभी ऐसे बना देंगे, ये नहीं है साइन। इक्विलिब्रियम का साइन इसी तरीके से है जैसे मैंने बनाया हुआ है, और आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसका जो टोटोमर्स है, मतलब इसका जो आइसोमर है वो किस तरीके से बनेगा, वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब आप कहोगे कि ये कैसे हुआ है, यहाँ पे क्या चीज हुई है, यही बेसिकली टॉटोमेरिज्म है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको एक कीटो ग्रुप दिख रहा होगा जो कि सबको आराम से दिख रहा है। दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि ये एक डबल बॉन्ड आ गया और एक OH आ गया, तो इस फॉर्म को हम इनॉल फॉर्म भी कह सकते हैं। जैसे मोटा मोटी उसको हमने कीटो फॉर्म कहा है, वैसे हम मोटा मोटी इसको जो है वो इनॉल फॉर्म कह सकते हैं, इनॉल फॉर्म भी कह सकते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अब देखो ये क्या चीज है टॉटोमेरिज्म, ये बात तो सर हमको बिल्कुल क्लियर है कि ये एक आपस में आइसोमर्स हैं, और इसमें जो है वो फंक्शनल ग्रुप भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ये एक फंक्शनल आइसोमर्स आपने बनाए हैं। ये तो हमको दिख गई है बात बिल्कुल सही से। क्या आप सभी को दिख गई ये बात कि मैंने फंक्शनल आइसोमर्स बनाए हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब मुद्दे की बात तो सर ये है कि ये बताओ कि इस टाइप का जो कर्तव्य किया है ये कब करेंगे, ठीक है। उसके लिए मैंने आपको कंडीशंस लिखवा दी थी, उस कंडीशन के अंदर देखते हैं क्या ये फुलफिल होती है कि नहीं। तो इसेंशियल कंडीशन दो थी। कंडीशन के अंदर एक बात तो ये थी कि मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होना चाहिए, तो मल्टीपल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा है, तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही है। दूसरी कंडीशन उसने कही कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए एसिडिक वाला। देखो एसिड कौन होते हैं, एसिड कौन होते हैं, जो H+ लूज करते हैं, जो H+ लूज करते हैं वो एसिड होते हैं, जो H+ लूज करते हैं वो एसिड होते हैं। मैं आपको पूरी बात अभी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि जो है ये वाली बात आपको मल्टीपल स्टेप्स में समझ में आएगी, बट आप अपना दिमाग खोल के बैठो तो एक मोटी सी बात बताऊंगा, बहुत ऊपर ऊपर की बात, ठीक है। और उसको हम डीप में घुस जाएंगे आगे चल के ऑर्गेनिक के अंदर, अभी बहुत ऊपर से बात। जो एसिड होते हैं वो कौन होते हैं, जो H+ लूज करते हैं वो एसिड होते हैं, ठीक है। सर आपने कहा कि कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो वो कौन सा हाइड्रोजन है जो एसिडिक हाइड्रोजन है? सर आपका ये कंपाउंड था, आप हमें ये बता दो कि इसमें एसिडिक हाइड्रोजन आपने जो है वो इसको बोला है, तो इसको क्यों बोला है आपने एसिडिक हाइड्रोजन? सबसे पहले तो ये बताओ। मैं कहूंगा यार इसको एसिडिक हाइड्रोजन हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि क्योंकि ये जब लूज होगा, मान लो आप इसमें से H+ निकालते हो, मान लो आप इसमें से क्या निकालते हो बेटा जी, H+ मान लो निकालते हो, तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा, तो ये बनेगा, मान लो ये बनेगा, ठीक है। माइनस किस पे आ जाएगा भाई, हाइड्रोजन अगर प्लस बन के गया, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन जो है वो कुछ लेके नहीं गया, बिल्कुल ही खाली हाथ गया है, बिल्कुल ही जो भी इस दुनिया में लेके आया था एक इलेक्ट्रॉन वो भी पीछे दे चुका है, तो CH2 पे जो है वो माइनस आएगा और ये H+ बन के जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर ना एक रूल है, वो रूल ये कहता है कि अगर आपका किसी भी स्पीशी के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा हो, बड़े कमाल की बात बता रहा हूं, दोबारा ध्यान से सुन लो अगर ध्यान कहीं और था तो। केमिस्ट्री के अंदर एक बेसिक रूल है जो एंड तक चलेगा, वो ये है कि अगर आपका किसी भी कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा हो या किसी भी कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ रहा हो और इनकी स्टेबिलिटी के बारे में आपको चर्चा करनी हो,
कि ये कैसे स्टेबल होंगे, इनमें क्या करूं कि ये स्टेबल हो जाएं। ये माइनस और प्लस तो है, ये चार्ज आ चुके हैं। जो चार्ज स्पीशी नहीं होती वो ज्यादा स्टेबल होती है, पर जो चार्ज स्पीशी है अब किसी वजह से वो चार्ज हो गई है, तो मैं उस स्पीशी को स्टेबल कैसे कैसे कर सकता हूं, इस तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे। तो एक बेसिक सा रूल है, आपको न्यूट्रलिटी की ओर ले जाना है। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज हो, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रॉन लेके भी जा सकता है और कोई इलेक्ट्रॉन दे के भी जा सकता है, तो दोनों तरीके के चार्ज हो सकते हैं आपके पास में। आपको इन दोनों को न्यूट्रलिटी की ओर ले जाना है, आपको चार्ज नहीं रखने हैं। माइनस चार्ज को कम कैसे करोगे, मेरा आपसे सवाल है, माइनस चार्ज को कम कैसे करोगे, उससे इलेक्ट्रॉन लेके या उसे और दे के, ये आप बताओ मुझे, बताओ भाई बताओ, बताना तो आपको पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन आशिदा लेकर लेकर, एग्जैक्टली। किसी भी स्पीशी के ऊपर माइनस चार्ज है तो कोई अपने इलेक्ट्रॉन फेंक के गया उस पे, तभी वो नेगेटिव मंडरा रहा है उसके ऊपर। तो कोई अगर इलेक्ट्रॉन उससे खींच लेगा तो उसका माइनस कम हो जाएगा न्यूट्रलिटी की ओर। उसी तरीके से प्लस, प्लस को कम कैसे करोगे, जब कोई उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा, जब कोई ऐसा आइटम लगा होगा जो दानवीर होगा, जिसपे बहुत बेशुमार जो है वो इलेक्ट्रॉन की दौलत होगी, वो कहेगा ले ले मुझसे कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तू भी जो है वो अपना जीवन बढ़िया से जाती थी। ठीक है, तो ये बेसिक फिनोमिना है कि प्लस हो चाहे माइनस हो, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको न्यूट्रलिटी की ओर ले जाना है, तो आप उस चीज को स्टेबल कर रहे हो। ठीक है, अब यहां से H+ आसानी से निकल जाएगा। अगर मैं किसी भी हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोल रहा हूं, दोबारा से देखो कंडीशन क्या थी, कंपाउंड के पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा? अल्फा मींस जो भी आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो भी आपका कार्बन कंटेनिंग अगर फंक्शनल ग्रुप है, भाई C डबल बॉन्ड O आ रहा है, तो उसका पड़ोसी कार्बन को आप अल्फा कहोगे, उसके पड़ोसी कार्बन को अल्फा कहोगे। अगर वो पड़ोसी कार्बन अपना H+ दे सकता है, हाइड्रोजन को H+ बना के भेज सकता है, तो वो एसिडिक हाइड्रोजन है। सर क्यों ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है? क्योंकि इसके माइनस को C डबल बॉन्ड O लगा है, कार्बन के साथ ऐसा ग्रुप है जो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इस पूरे पीरियोडिक टेबल का। समझ रहे हो, आपको समझ में आ रही है? डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ कौन लगा है? डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बेहद खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और इसके ऊपर से ठीक है ना, जैसे आप लोग जो है वो ब्राउनी के ऊपर जो है वो आइसक्रीम डाल के खाते हो ना, ज्यादा स्वाद आता है, वैसे ही ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ऑक्सीजन को ज्यादा मजा आ जाता है। क्यों मजा आ जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन ठहरा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। आप बताओ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से वीक बॉन्ड कौन सा है? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड वीक है। अगर पाई बॉन्ड वीक है तो ऑक्सीजन ना झटाझट ले सकता है उसको, मतलब ना फटाफट से अपनी तरफ खींच सकता है। मतलब ये कुछ ऐसा ही हो रहा होगा जब भी आपको ऐसा ग्रुप दिखेगा कि O पे माइनस आ रहा होगा, कार्बन पे प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। कार्बन खुश नहीं है इसके साथ रह के, कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है क्योंकि पाई बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो कार्बन बेचारा भूखा हो गया, कार्बन भूखा। अब कार्बन भूखे के साथ में माइनस आ गया, आप समझो इस चीज को, इस भूखे कार्बन के पास में माइनस आ गया, तो वो इस माइनस को क्या करेगा, यार मेरे को बहुत भूख लगी है और तेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, भाई एक काम कर दे देना, तेरा क्या जा रहा है। तो पड़ोस का CH2 भी कहेगा कि ले ले मेरी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ले। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे देगा, ये आज का मुद्दा नहीं है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे देगा। फिलहाल आप इतना एनालाइज कर सकते हो कि H+ निकलने के बाद जो माइनस बच रहा है उसको कंज्यूम करने के लिए कोई एक ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए यहां से H+ निकल सकता है, और इसीलिए हम ऐसे हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। बताओ एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में पता लगा तुम्हें? मैंने इतनी देर से जो बात कही केवल ये बताने के लिए कि एसिडिक हाइड्रोजन होती क्या भला है। गॉट इट? कोई भी जगह कार्बन पे जहां से वो H+ दे सकता है आसानी से, इसके पीछे भी वजह होगी जरूर कि वो क्यों यहां से H+ दे सकता है। तो आप ये वजह पुट आउट करोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। क्यों ये कार्बन
जो है वो H+ दे सकता है और क्यों वो वाला कार्बन जो है वो नहीं दे सकता है। तो आपको आज से एक पॉइंट पता लग गया, अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा है उसके पड़ोसी कार्बन को अल्फा कहते हैं कार्बन, और वो कार्बन अगर H+ आराम से दे सकता है तो वो जो है वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, फिलहाल सर टॉटोमेरिज्म पे वापस आ जाओ। टॉटोमेरिज्म की डेफिनेशन देखो मैंने लिखवाया है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म जिसपे आपने हाँ भर दी है। ये दोनों आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं, इसकी कहानी भी मैं आपको भी बताऊंगा। इट अराइजेस ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये है कि कैसे का जवाब नहीं आया है हमारे पास अभी तक, कई जवाब आ गए हैं धीरे धीरे। टॉटोमेरिज्म कैसे, हाइड्रोजन की शिफ्ट कैसे हुई, ये बात आप लोग देखो। देखो आपको ना यहाँ पे 1-3 माइग्रेशन का ध्यान रखना है भाई, 1 से 3 पे हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करानी है, याद कर लो, रट लो। 1 से 3 पे हाइड्रोजन की क्या करानी है, शिफ्टिंग। आप देखो इस कार्बन को आप 1 डालो जिसपे आपने अल्फा हाइड्रोजन मार्क किया है, दूसरे कार्बन पे 2 डालो और जहां पे भेजना है उसको 3 डालो। मैंने क्या किया, मैंने इस हाइड्रोजन को उठाया तो कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया, और मेरे को कहां भेजना है, ऑक्सीजन पे भेजना है। इधर देखो, अगर मैंने ऑक्सीजन पे भेज दिया तो ऑक्सीजन के ऐसा तो हो नहीं सकता सर कि 3 बॉन्ड भी हो और 2 डबल और 2 लोन पेयर भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको एक बॉन्ड कम करना ही पड़ेगा, आपको एक बॉन्ड कम करना ही पड़ेगा। मैंने अगर एक बॉन्ड वहां से बढ़ा दिया ऑक्सीजन का H के साथ में, तो मुझे एक बॉन्ड कार्बन के साथ कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि कार्बन जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो रहा होगा CH2 के साथ। अब जाके कार्बन के भी बॉन्ड 4 ही हैं, ऑक्सीजन के भी बॉन्ड वही हैं, और आप देखो हमने यहाँ पे 1 से 3 पर हाइड्रोजन की क्या करवा दी है, हाइड्रोजन की माइग्रेशन करवा दी है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? और कौन सा हाइड्रोजन जाएगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा, और एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, ये बात मैंने आपको बता दी है। क्या आपको ये बात समझ में आई, बोलो यार। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो कैसे आपको समझ में आ गई है कि ये कैसे हुई है? यहाँ पे 2-4 बातों का और डाउट आना चाहिए आपको कि भाई ये हो क्यों रही है, ये हो क्यों रही है, क्यों हो रही है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये जो स्पीशी है वो मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल ड्यू टू स्ट्रोंगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड। मतलब इसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा है, मतलब अराउंड 364 किलो जूल पर मोल है। मतलब आपको बताया था ना, जितनी बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उतनी ही ज्यादा ये वैल्यू आएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। ओवर दिस ये थोड़ी लेस स्टेबल फॉर्म है, लेस स्टेबल फॉर्म ड्यू टू, ठीक है, ड्यू टू लेस स्ट्रेंथ ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, और इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो लगभग 254 किलो जूल पर मोल है। समझ रहे हो? ठीक है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि कीटो से इनोल फॉर्म में क्यों जा रहे हो? कीटो से इनोल फॉर्म में, अच्छा कीटो से इनोल फॉर्म में जा नहीं रहे हो, आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि कीटो फॉर्म अगर ये आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो, चलो एक और बात क्लियर करनी पड़ेगी इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले, कि आपको ये बात अभी नहीं पता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या चीज है। इक्विलिब्रियम वो स्थिति होती है, वो सिचुएशन होती है जिसमें जैसे कि 2 फॉर्म्स हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। मतलब कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, तो ये बीच में इस तरीके का साइन लगेगा। आई रिपीट, इक्विलिब्रियम का अर्थ है जब एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हो। इसके बाद जो आगे डायनेमिक वर्ड का यूज हुआ है, डायनेमिक होता है बहुत तेज, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम डायनेमिक जब होता है तो एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में लगातार चेंज हो रही होती है, पर उतनी ही तेजी से दूसरी फॉर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। जितना ए से बी जा रहे हो वही वापस बी से जा रहे हैं, ए से बी से ए से बी से ए से बी से ए। समझ में आ रही है? ये दोनों फॉर्म आपस में एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं,
और दोनों की कंसेंट्रेशन कांस्टेंट है। ए और बी फॉर्म, कीटो फॉर्म, इनोल फॉर्म की कंसेंट्रेशन सेम नहीं है, कांस्टेंट है, जितनी है उतनी ही है। और ये कहानी फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पे होती है। मतलब आप मुंह देके कोई भी टेम्परेचर प्रेशर पे ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करवा सकते, इसके लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो टॉटोमेरिज्म एक स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जिसमें दो फॉर्म आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि इंटर कन्वर्टेबल होती है। और मुद्दे की बात है दोनों प्रेजेंट होती है, किसका अमाउंट ज्यादा है किसका अमाउंट कम है, ये बात डिपेंड करती है इनकी स्टेबिलिटी पे, कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं आपको कहता हूं कि 99.7% एग्जिस्ट करेगी, तो ये जो है वो एक तरीके से नेग्लिजिबल ही होगी, ये फॉर्म नेग्लिजिबल ही होगी। क्यों फॉर्म नेग्लिजिबल होगी? क्योंकि सर कीटो फॉर्म में कार्बन डबल बॉन्ड O की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा थी, मॉलिक्यूल में स्ट्रेंथ ज्यादा आ रही है अगर कार्बन डबल बॉन्ड O है। तो अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो मॉलिक्यूल की जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो रही है, इसलिए इनोल फॉर्म कम एग्जिस्ट करेगी और कीटो फॉर्म जो है वो ज्यादा एग्जिस्ट करेगी इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? बोलो यार, और बोलो भाई। देखो ये थी टॉटोमेरिज्म, और टॉटोमेरिज्म के अंदर अभी मैंने आपको एक ही एग्जांपल करवाया है, इसके काफी और एग्जांपल जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। बट एक बार दोबारा से मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, हमने स्टार्ट करी है टॉटोमेरिज्म, स्टार्ट करिए जस्ट स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, 1 से 3 पे जाता है, ठीक है। और कीटो फॉर्म से कौन सी फॉर्म में ट्रांसफर होता है? इनोल फॉर्म में ट्रांसफर होता है, यानी कि एक डबल बॉन्ड आता है और एक OH आता है। इसमें कंडीशंस थी इसेंशियल कि इसमें मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाला ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी एक इसमें एसिडिक हाइड्रोजन जरूर 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 प्रेजेंट होना चाहिए। ये मैंने आपको एक केस कराया, आप एक केस करके पूरी टॉटोमेरिज्म को समझ नहीं सकते। मैं कम से कम इसके अभी और 5-6 केस आपके साथ में अलग अलग डिस्कस करूंगा, तब जाके आपको टॉटोमेरिज्म समझ में आएगी, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म छोड़ के हमने जो है वो दूसरी बाकी की आइसोमेरिज्म को जो है वो टच किया है। आपको इस बात का पता हो जाना चाहिए कि ये सारी बातें जितनी भी स्क्रीन पे अभी आपको दिख रही हैं, ये सारी कहानी का आपको अंदाजा जो है वो होना चाहिए। इसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में टॉटोमेरिज्म को कंटिन्यू करेंगे, जो है हमारी परसों। क्या आपको ये बातें समझ में आई हैं? पहले ही बता दो। यस सर। ठीक है, तो इसके अंदर से हाँ बोलो बेटा। सर इसमें से क्वेश्चंस कैसे पुटअप होंगे? क्वेश्चन पुटअप तो तब होंगे जब टॉपिक होगा, ठीक है। तो अभी तो टॉपिक चलेंगे, क्वेश्चन तो आएंगे एक साथ। इसके अंदर क्या होगा कि अभी टॉपिक आप देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, फटाक से क्वेश्चन की झड़ी लग जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस होंगे, इनको हम इनकी तारें जोड़ेंगे और वहां से क्वेश्चन निकालेंगे। ऑल्दो ये छोटा सा टॉपिक है टॉटोमेरिज्म, इस पे 5-7 बेसिक से क्वेश्चन बताऊंगा, बट वो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होके ही आगे फर्दर कंसेप्ट ही पेपर में आते हैं। ऐसा नहीं कि भाई छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। बट मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म होंगे। काफी सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करवाऊंगा, बट फिर से बता दे रहा हूँ, मेजर काम, मेजोरिटी ऑफ द काम आप ही को करना है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, और मुझसे फिर डाउट लेने। ये आपका तभी ऑर्गेनिक 110% हो पाएगी। क्लास के अंदर तो मैं कंसेप्ट समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, और फॉर्मुलेट कैसे होंगे उसके एक एक एग्जांपल मैं आपको देता चलूंगा, ठीक है। आज बस इतना ही कर लो, बट अगली क्लास से मैं थोड़ा सा पेस अपना बढ़ा दूंगा, वरना ऑर्गेनिक जो है वो निकलती जाएगी। इसके अंदर कुछ बातें ऐसी थी जो पुराने चैप्टर में आ चुकी हैं और हमें मजबूरन छोड़ने पड़े, और क्योंकि ऑर्गेनिक इस बार पहले करानी थी तो मैं पहले करा रहा, ठीक है ना। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बाय, रिकॉर्डिंग करते हैं, स्टॉप।